सबसे पहले तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बनानी पड़ रही है। और इसकी वजह मेरी 7 साल पहले की ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने YouTube की इस सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि बिना किसी की साइड लिए कि कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत। और मेरी ये तमाम ऑब्जर्वेशन इस बेस पर थी जो कि इस वक्त सामने मौजूद था, यानी डकी भाई के बकौल इसे और इसकी फैमिली को शाम इदरीस पर एक रोस्ट वीडियो बनाने पर और एक्सपोज करने पर थ्रेट किया जा रहा था। इसका फेसबुक पेज उड़ा दिया गया, यूट्यूब पर इसको स्ट्राइक दी गई और इसको धमकियां दी गई कि वो ये एक्सपोज वीडियो डिलीट कर दे। और शाम इदरीस के मुताबिक रोस्ट के नाम पर इसकी और इसकी फैमिली की इज्जत को उछाला जा रहा था और इसके घर वालों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि शाम इदरीस को बदनाम करके इसकी ऑडियंस को हासिल करना, फेम हासिल करना, जिसके बाद भी और बहुत सारे वाकयात हुए। मिसाल के तौर पर शाम इदरीस ने ये एलिगेशन लगाया कि लाहौर के एक मीट एंड ग्रीट पर डकी भाई के फैंस ने इसकी वाइफ को पंच किया। अब उस टाइम के अंदर ऑडियंस को डकी भाई की तमाम बातें सही इसलिए लगी और सिंपैथी की बुनियाद पर सब्सक्राइबर इसलिए मिले कि शाम इदरीस की ज्यादातर ऑडियंस जो कि बच्चे और टीनेजर थे, इन्हें वो सब कुछ ठीक लगा जो कि डकी भाई और सादुर रहमान की इस रोस्ट वीडियो के अंदर दिखाया गया। मिसाल के तौर पर शाम इदरीस के फेक प्रैंक्स, फेक व्लॉग्स, शो ऑफ, बीवी को दिखाकर और क्लिक बेट्स की मदद से व्यूअरशिप हासिल करना, वल्गैरिटी और नो सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन आज 7 साल के बाद जब ये बच्चे थोड़ा सा यंग और मैच्योर हुए तो इनको अंदाजा हुआ कि जिन चीजों को सादुर रहमान ने क्रिटिसाइज करके, रोस्ट करके और ये फेम और ऑडियंस कमाई थी, उन हरकतों से कई गुना ज्यादा वाहियात हरकतें तो ये आज खुद कर रहा है। इस बंदे का तो खुद सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चों जितना है और खुद भी बीवी और फैमिली को दिखाकर व्यूअरशिप हासिल कर रहा है। फेक प्रैंक्स और शो ऑफ ये शाम इदरीस से कई गुना ज्यादा कर रहा है। और अगर शाम इदरीस ने इसे सिर्फ साइबर क्राइम अरेस्ट की कॉल पर धमकी दी थी और ये बदमाशी या फिर थ्रेट करना था, तो ये बंदा खुद अपने कोर्स पर तनकीद करने वाले लोगों को ना सिर्फ किडनैप करके मारपीट करवा रहा है बल्कि इनको धमकियां भी देकर उन्हें चुप करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिसे कई यूट्यूबर्स ने मसलन बदला ब्रो, जिसका नाम अहमद है, अपनी कई वीडियोस के अंदर एक्सपोज किया, मगर किसी ने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि इसकी ऑडियंस ज्यादा बड़ी नहीं थी या फिर इसके सब्सक्राइबर कम है। और इसके बाद हमने देखा कि अहमद को जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल करके सुलह सफाई से इसका मुंह भी बंद कर दिया गया। और अब हाल ही में एक लड़का जिसका नाम है तला और इसके चैनल का नाम है तला रिव्यूज, जब इस लड़के ने इनके कोर्स को बुरी तरह से एक्सपोज किया और इन्हीं पॉइंट्स के साथ कि ये लोगों को पागल बनाकर बस लूटना चाहते हैं और इनका मकसद सिर्फ इनसे प्रॉफिट कमाना है, लोगों को कुछ सिखाना या फायदा देना इनका मकसद नहीं है। और इस एक्सपोज वीडियो के बाद हमने देखा कि FIA के चंद एहलकारों ने इसके घर पर रेड की, इसके वालिद को उठाकर ले गए, इसके घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई और इसको धमकियां भी दी जा रही हैं। और इसके अलावा इसका वीडियो एडिटर रह चुका लड़का जिसका नाम मुनीब है, इसने भी इसको एक्सपोज किया कि ये रियल लाइफ के अंदर कितना बुरा इंसान है। अब आप ये देखें कि अगर मुबैना तौर पर ये सब कुछ ठीक है तो शाम इदरीस से तो कई गुना ज्यादा ये संगीन बदमाशी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे यहाँ छोटी से छोटी सर्विंग पोस्ट की ट्रेनिंग होती है कि डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, डिजाइनर वगैरह सब सालों लगाकर काम को सीखते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान इनको ये सिखाया जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उन्होंने काम कैसे करना है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्या असरात हो सकते हैं। तब जाकर ये लोग अपने काम के अंदर एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जब किसी को रातों रात फेम मिल जाए तो इसे पता ही नहीं होता कि एथिक्स, मोरल वैल्यूज और इनकी जिम्मेदारी क्या है और इनका हर एक एक्शन कितने लोगों को वही काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और इसके बाद होता यह है कि एज एक्सपेक्टेड ये तमाम एथिक्स को भूलकर वल्गैरिटी फैलाने लगते हैं, जुए को प्रमोट करने लगते हैं और पैसे को अपना खुदा बना लेते हैं। सिस्ट्रोलॉजी, मास सफदर, रजब भट्ट, जुल्करनैन, ये सब लोग इसी पैसे की खातिर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि अंदर से इनको भी आपसे बेहतर तौर पर पता है कि जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है। अब देखें ये तमाम सिचुएशन है क्या, मैं आपको शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये है कार्मा, जो आपने किसी के साथ किया है वही आपके सामने आ रहा है। अगर उस वक्त शाम इदरीस के पास ऑडियंस थी, फेम था और इसके नशे के अंदर वो मगरूर होकर ये तमाम स्टूपिड और बचगाना हरकतें करता रहा जिसका फायदा उठाकर विक्टिम कार्ड खेलकर डकी भाई ने अपनी ऑडियंस हासिल की, तो सेम आज वही काम डकी भाई या फिर सादुर रहमान के साथ भी हो रहा है। दरअसल डकी भाई ने एक ट्रेंड सेट किया कि किसी को बदनाम करके शॉर्टकट तरीके से या फिर चीप पब्लिसिटी से फेम कैसे हासिल किया जाए। और आज इसी फार्मूला के मुताबिक डकी भाई की बारी है कि कोई और शख्स इस विक्टिम कार्ड को इस्तेमाल करके इससे अपनी ऑडियंस छीन ले। आज जो लोग बिला वजह इस ड्रामे के अंदर शामिल होकर इस फेम पर खुश हो रहे हैं, याद रखें कि कल इनके साथ भी यही कुछ होने वाला है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाएंगे, लेकिन आखिर इसका इंजाम होना यही है। क्योंकि ये ऑडियंस किसी की सगी नहीं होती। इन्हीं लोगों ने इस ड्रामे को सपोर्ट किया, इस ट्रेंड को सपोर्ट किया और इस ड्रामे को इतनी ज्यादा व्यूअरशिप दी, बिना इस तमाम ड्रामे के मकसद को समझे बगैर किसी को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
सियाने कहते हैं कि किसी शख्स की तबीयत और इसकी ज़हनियत का अंदाजा लगाना हो तो इसके दोस्तों को देख लो। कुछ ही मंथ्स पहले एक यूट्यूबर रजा समो ने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि क्यों एक टाइम के अंदर साथ रहने वाले इसके दोस्त डकी से आहिस्ता आहिस्ता इसकी दूरियां बढ़ती गई हैं और आज वो टाइम है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजर ही नहीं आते। इस सवाल के जवाब पर रजा समो का कहना था कि मुझे इसके दोस्तों की कंपनी पसंद नहीं थी, ये जिन माइंडसेट के लोगों से मिलता था वो मुझे समझ में नहीं आते थे और इसी वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता इससे दूरी इख्तियार कर ली। और यकीन करें कि डकी भाई के फॉल की सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्रिमिनल माइंडसेट भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके यही वो दोस्त हैं जिन्होंने कोर्स स्कैम, लोगों को मारने पीटने, हरासा करने और बदमाशी के मशवरे दे देकर आज इसको इस हाल तक पहुंचा दिया है। जब मैंने रजा समो की ये वीडियो देखी थी तो उसी दिन मैं समझ गया था कि इस बंदे का एंड अप ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये दोस्त इसको मरवाएंगे। और दूसरी ये कि उसके दोस्त जो हैं वो मुझे समझ नहीं आते थे, बहुत ही अजीब किस्म के दोस्त बनाने लग गया वो। फिर उनसे इसको डरे भी लगी, धोखे भी मिले, तो मैं उनके साथ हैंगआउट्स नहीं करना चाहता था, तो इसलिए भी थोड़ी सी दूरी हम में आ गई। अब सूरत हाल ये है कि शाम इदरीस को डकी का डाउनफॉल देखकर बस मौका मिल गया है सिंपैथी हासिल करने का, क्योंकि अपनी ऑडियंस को वापस हासिल करने का इससे बेहतर मौका उसके लिए कोई नहीं हो सकता। आप अंदाजा करें कि एक टाइम के अंदर जिस बंदे की एक वीडियो पर लाखों या फिर मिलियन व्यूज आया करते थे, आज उसकी वीडियो पर 10,000 व्यूज भी मुश्किल से आ रहे थे। आप इन वीडियोस पर मत जाएं, इस तरह की ज्यादातर वीडियोस प्राइवेट हैं जिन पर सिर्फ कुछ हजार तक व्यूज आ रहे थे। आज अगर शाम इदरीस को फिर से वही फेम मिल गया तो शायद वक्त के साथ इसने खुद को कुछ बदल लिया हो या फिर मैच्योर कर लिया हो, लेकिन एट द एंड आप देखेंगे कि इन दोनों के पास अपनी फैमिली को दिखाने के अलावा कोई कंटेंट नहीं है, कोई क्रिएटिव सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। और हमें तो इस फैमिली व्लॉगिंग के कल्चर से प्रॉब्लम है। ये गोरों का कल्चर है, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज और दीन की तालीमात बिल्कुल इससे डिफरेंट है। इन्हीं फैमिली व्लॉगर्स की फेकनेस, मुनाफकत, शो ऑफ और वल्गैरिटी टैलेंटेड और डिजर्विंग लोगों को जो कि आगे बढ़ सकते थे इनको रोके हुए है। वो फेम और अप्रिसिएशन जो कि ये लोग डिजर्व करते थे इनको इनकी वजह से नहीं मिल पा रही। और दूसरी वजह फैमिली व्लॉगर्स की बढ़ती हुई व्यूअरशिप की ये है कि बच्चे और औरतें जिनको फैमिली व्लॉगिंग की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने का शौक होता है, दूसरों की लाइफ के अंदर चस्के लेने का शौक होता है कि देखें कि सामने वाले के घर के अंदर क्या चल रहा है और इनकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करें। और टीवी ड्रामास को छोड़कर आजकल ये डेली व्लॉगर से एंटरटेनमेंट हासिल करने के चक्कर के अंदर इनको सेलिब्रिटी बना बैठे हैं, जो कि ये डिजर्व नहीं करते। यूट्यूब एल्गोरिदम को बस इस बात से मतलब है कि लोग ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, ज्यादा क्या देख रहे हैं, और इसीलिए वही कुछ वो बार बार आपको दिखाता रहता है। इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है। आप लोग बस अपनी प्रायोरिटीज को बदल दें, रिसर्च बेस्ड कंटेंट को देखना शुरू करें तो ये लोग खुद ब खुद आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएंगे। पर अफसोस कि हम देखते हैं कि होता इसका बिल्कुल उलट है। इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट पर जहां पर लाखों व्यूज नहीं आते तो इन फैमिली व्लॉगर्स की वीडियोस पर मिलियंस व्यूज आते हैं जिन पर कोई मेहनत भी नहीं होती। तो आप खुद बताएं कि इस तरह के क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स जो कि इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो बनाते हैं, मिसाल के तौर पर इरफान जुनेजो, इस तरह की वीडियोस को बनाना बंद क्यों नहीं करेंगे? आज इन्हीं मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की वजह से जो कि डेली व्लॉगर्स ने सेट किया है, आज ये कंटेंट क्रिएटर्स जो कि क्रिएटिव भी हैं और कुछ वैल्यू एडिशन भी करना चाहते हैं, इनकी व्यूअरशिप बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस वीडियो के जरिए मेरा ये पैगाम है कि जिन लोगों को इस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है इनके लिए आवाज जरूर उठाएं ताकि जो हक की बात कर रहा है इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हौसला टूट ना सके। और इन लोगों को भी उस दिन तक सपोर्ट करें जिस दिन पैसा और फेम मिलने के बाद ये अपनी माँ बहन को दिखाना ना शुरू कर दें। अगर ये ऐसा करें तो इनका भी बाइकआउट करें। मेरी पूरी हमदर्दी और सपोर्ट इन विक्टिम्स यानी तला और अहमद के साथ है जिनके साथ सच बोलने पर वाकई ज्यादती हुई है। देखें, अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, तो सच सुनने का हौसला भी आपके अंदर होना चाहिए। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बल्कि आपके अंदर बहुत अच्छा बदलाव लेकर आता है। कुल मिलाकर ये सारी ड्रामेबाजी जो कि एक बार फिर से स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर आपका, ऑडियंस का कोई फायदा नहीं, इन्हीं लोगों का फायदा है जो कि इस कंट्रोवर्सी से दोबारा फेम हासिल करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर सारे मिलके हमको पागल बना। इसलिए बाइकआउट फैमिली व्लॉगर्स। अपनी फैमिली और प्राइवेसी को दिखाकर वही लोग व्यूअरशिप हासिल करते हैं जिनके पास कोई क्रिएटिव चीज नहीं होती ऑडियंस को देने के लिए। इसलिए अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट दे, कुछ क्रिएटिव और सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन करे तो इस शख्स को सपोर्ट करें, फिर चाहे वो शाम इदरीस हो, डकी भाई या फिर कोई और। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।